आफ्टरनून ऑल। लास्ट क्लास में हमने बायनोमल पढ़ा था। तो बायनोमल में हमने डिस्कस किया था मिडिल टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म और पर्टिकुलर टर्म। कोई बायनोमल एक्सपेंशन दिया है, उसकी कोई पर्टिकुलर टर्म हमें निकालनी है, वो एक्सपेंड कैसे करना है किसी बायनोमल एक्सपेंशन को, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। ग्रेटेस्ट टर्म निकलवाई थी ग्रेटेस्ट टर्म किस तरह से निकालते हैं, तो ये सारी टर्म हमने बायनोमल में पढ़ लिए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो कम से कम लॉन्ग क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं और 1 शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है हमारा वो 5 नंबर का होता है, 5 मार्क्स का। तो कम से कम 11-12 नंबर का टॉपिक ये आता है एग्जाम में। तो डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट इसे जो रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट को हम इसके अंदर लिखते हैं। जितने जो भी एलिमेंट होते हैं हम वो इनके अंदर हम लिखते हैं, ठीक है। और इसमें जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, वो स्क्वायर होता है, यानी कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम वो इक्वल होता है। ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, वो स्क्वायर होता है, यानी कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि डिटर्मिनेंट में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रो और कॉलम इक्वल ना हो। मैट्रिक्स में हो सकता है लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के बाद एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, सोल्व करने के बाद एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है। तो अब ऑर्डर, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का भी हो सकता है, सेकंड ऑर्डर का भी हो सकता है, थर्ड ऑर्डर का भी हो सकता है एंड सो ऑन, ठीक है। अगर हम सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, जैसे अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर 1, ऑर्डर 1 में क्या होगा, जैसे ये 2 है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2, ये फर्स्ट ऑर्डर है। इसमें अब इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 2 ही होगी। सपोज अगर इसकी जगह पर -2 होता तब भी वैल्यू -2 ही रहेगी। यानी कि डिटर्मिनेंट के अंदर जो भी ये इसको इसके बाद में जो वैल्यू आएगी वो वही आएगी ऑर्डर 1 में। ऐसा नहीं है कि जैसे वो एक मॉडुलस होता है, मॉडुलस में अगर जैसे किसी माइनस, क्योंकि उसके अंदर जो ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव होगी तो -2 का मॉडुलस जो होगा वो भी 2 होगा और 2 का मॉडुलस जो होगा वो भी 2 होगा। लेकिन ये यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं हम, डिटर्मिनेंट की।
लेकिन वो भी मॉडुलस का भी जो सिंबल होता है वो इसी तरह का होता है, इसलिए यहाँ पर मुझे ये बात आपको बतानी पड़ी कि यहाँ ऐसा नहीं होता जैसा मॉडुलस के केस में होता है। ऑर्डर 2 की बात अगर हम करें, ऑर्डर 2, तो ऑर्डर 2 में टू ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा जैसे A11, A12, फिर A21 और A22, ये डिटर्मिनेंट है। ठीक, अब ये 11, 12 इस एलिमेंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एलिमेंट है डिटर्मिनेंट के अंदर उसकी पोजीशन क्या है, तो ये उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इसको डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे, तो जैसे हम सोल्व करेंगे तो इसमें ऊपर से इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी। माइनस जो आया, माइनस आया हमारा एलिमेंट की पोजीशन की वजह से। जैसे अब पोजीशन, अब यहां क्या करना है, जैसे A11 तो इसकी पोजीशन जैसे -1 की पावर, -1 की पावर 1 + 1 + 1, ठीक है, इंटू A11, ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई किसकी हो जाएगी, A22 की, ठीक है। इसी तरह से ये 2 ये भी इवन है, ये भी इवन है, इनकी जो पोजीशन है वो कैसी है, इवन है, ठीक है। अब उसके बाद फिर प्लस यहां -1 की पावर, अब यहां क्या है 2 + 1, तो ये जो पोजीशन है ये कैसी है, ओड है, तो ओड है इसलिए यहां पर क्या आ गया, माइनस आ गया। तो A21 इंटू A21 की मल्टीप्लाई हो जाएगी A12 में, ठीक है। तो अब इसको हम जैसे ही सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद में ये आ जाएगा A11 इंटू A22 माइनस फिर A21 इंटू A12, ठीक है। तो ये हमारा ये इस तरह से जो ऑर्डर, जिसका ऑर्डर 2 होगा उसको हम इस तरह से सोल्व कर देंगे, ठीक है। ऑर्डर 1 के डिटर्मिनेंट को इस तरह से, ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट को इस तरह से हम सोल्व करेंगे, और उसके बाद ऑर्डर 3, जब हम ऑर्डर 3 की बात करेंगे तो ऑर्डर 3 को कैसे सोल्व करेंगे उसको देख लीजिए नेक्स्ट। ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 में ऑर्डर 3 का जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा हमारा ये A11, A11, फिर A12, A13, उसके बाद A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33, ये डिटर्मिनेंट है। इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 3 है, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट को हमें सोल्व करना है। जब हम इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे
तो क्या होगा, या तो फर्स्ट रो के सफिक्स इसके फर्स्ट रो ले सकते हैं, सेकंड रो के भी करस्पॉन्डिंग हम निकाल सकते हैं और थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग भी हम निकाल सकते हैं। तो A11 ये क्या आया, A11। उसके बाद इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम दोनों को छुपा देंगे। इसके सामने सारे एलिमेंट, इसके नीचे भी सारे एलिमेंट छुप जाएंगे और जो बचेंगे वो क्या बचेगा, A22, A22, A32, A32, फिर A23, फिर A33, ये आ गया। उसके बाद अब यहां आएगा आपका माइनस। क्यों आएगा, क्योंकि जो पोजीशन है वो ओड है, A12 ये पोजीशन कैसी है, ओड है। जहां इवन पोजीशन आएगी वहां प्लस आएगा और जहां ओड पोजीशन आ जाएगी वहां माइनस आ जाएगा। तो इसलिए यहां क्या आ जाएगा आपका, यहां आ जाएगा माइनस। तो माइनस आ जाएगा और A12 अब इसके इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम दोनों को छुपा देंगे। ठीक है, जब इसके करस्पॉन्डिंग हम छुपाएंगे तो क्या होगा, तो A21 और A31 यहां बचा हमारा A21 और A31, ठीक है, A21 और A31। उसके बाद क्या बचा फिर, A23 और A33, फिर प्लस। अब क्या आया भाई, अब ये पोजीशन आ गई हमारी इवन, तो यहां आ जाएगा A13। जब A13 आएगा तो इसके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो A21 और A31, फिर उसके बाद A22 और A32, ठीक है, ये आ गया। तो अब इसको हम 2/2 का डिटरमिनेंट हमने सोल्व किया है इससे पहले, इस 2/2 के डिटरमिनेंट को सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके हमारी A11 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसे इसको डिटरमिनेंट को सोल्व कर देंगे और इसको डिटरमिनेंट को सोल्व कर देंगे। सोल्व करने के बाद जो आएगा वो ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट को वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर 3/3 ऑर्डर का कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है और उसको हमें सोल्व करना है तो इस तरह से हमें सोल्व करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये ऑर्डर 3 की बात थी। ठीक, तो इस तरह से हम सोल्व कर लेते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टी है, डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी से पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं एग्जांपल और उसको करना है। जैसे आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन एक, एग्जांपल 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स। और हमें डिटरमिनेंट दे दिया ये
1 2 0 1 2 0 2 0 2 0 -1, फिर 3 3 -2 3 3 -2, ये हमें डिटर्मिनेंट दे दिया। ये डिटर्मिनेंट दे दिया, इसको हमें सोल्व करना है। अब जैसे इस डिटर्मिनेंट को हमें सोल्व करना है, तो सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो 1 इंटू 1 इंटू, अब तो क्या हो जाएगा, -2 की 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 3, फिर पोजीशन ओड है तो माइनस आ जाएगा 2 इंटू, अब ये क्या होगा, -2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, फिर 0 की 3 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0, उसके बाद फिर प्लस थ्री इंटू, अब इसमें क्या होगा, -1 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 और -0, ठीक। तो कितना आ गया भाई, यहां ये हमें मिल गया 3 माइनस प्लस का 8, फिर उसके बाद -6, ठीक है। तो कितना हुआ भाई, तो माइनस का 6, तो यहाँ कितने बचे, प्लस के 2 और ये हो गया आपका 5, ये आंसर हो गया हमारा। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लेंगे। ये 3/3 का डिटर्मिनेंट था, इसको हमने ये सोल्व कर लिया। तो इस तरह से सोल्व कर लेते हैं हम डिटर्मिनेंट को, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट, अब है प्रॉपर्टी। डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे पहली प्रॉपर्टी आपकी ये है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अगर हम किसी डिटर्मिनेंट की रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो उसकी वैल्यू पर, उसके मान पर, डिटर्मिनेंट के मान पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता, उसकी वही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यही है कि प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट। ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स में क्या आ जाएगा, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो हमारी यही है, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी यही कहती है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट remain remains unchanged if its row
and column. Its row and columns are interchange. Are interchange. जैसे A1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हमारे पास में कोई डिटर्मिनेंट है। अगर हम इन एलिमेंट्स को जो रो में लिखे हुए हैं उन्हें कॉलम में लिख दें, इस तरह से लिख दें जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये तो आर इक्वल, यानी कि दोनों डिटर्मिनेंट को आप सोल्व कर लेते हो तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द डिटर्मिनेंट retains its absolute value but its sign is change। पूरा इक्वल होगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के दो कॉलम्स को हम चेंज कर देते हैं या दो रो को चेंज कर देते हैं तो वो वैल्यू सेम आएगी, साइन डिफरेंट आएगा। अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज जीरो। अगर हमारे दो रो या दो कॉलम 1 1 है यानी कि आइडेंटिकल हैं, तब उस कंडीशन में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, तो ये तीन चार प्रॉपर्टी है इस तरह से डिटर्मिनेंट की। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी में अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम ले लें, ठीक है, उनको चेंज कर दें तो उनकी जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, बस साइन डिफरेंट हो जाएगा। और तीसरा, अगर कोई दो रो या कोई दो रो में 1 1 है, आइडेंटिकल है, तो उस कंडीशन में जो उसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी if two row rows or columns of a determinant are interchange then the determinant retains its absolute
एब्सोल्यूट वैल्यू but its sign is change. Sign its change. जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 तो ये जो होगा इसमें हमने B1 B2 B3 को तो बराबर माइनस आ जाएगा और ये B1 B2 B3 ठीक है, और A1 A2 A3 और C1 C2 C3 जो वही है जहां पर है था। C1 C2 C3 ठीक। अब ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, बस माइनस का साइन आ जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ एनी टू रोज or column of a determinant are identical, then its value is zero. Then its value is 0. If any two rows or column of a determinant are identical, then its value is 0. ठीक, जैसे A1 A2 A3 1 1 1 1 1 1 ये कोई डिटरमिनेंट है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक, चेक करके देख सकते हैं। देखो A1 के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो ये 1 माइनस 1 ये 0 हो गया, फिर 1 के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे, जब इसके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, A2 माइनस A3 फिर उसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे जब तो ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी वही आएगा A2 माइनस A3 तो वो कैंसिल हो जाएंगे।
तो ये सब हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यही तीसरी प्रॉपर्टी थी कि इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। जैसे कोई वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली, ये आ गया हमारा यहाँ पे, ये हमने यहाँ सपोज ये ले लिया 5 4 7, ये है हमारे पास में कोई डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट में जो वैल्यू है 5 4 7 1 1 1 और 1 1, इस डिटर्मिनेंट को जैसे ही हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 इंटू 1 माइनस 1, उसके बाद फिर माइनस 1 इंटू, फिर सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 7, उसके बाद फिर प्लस 1, और जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो 4 माइनस 7, 4 माइनस 7। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये 0 हो गया, ये यहाँ पर हमारा क्या बचेगा 3, और यहाँ बचेगा -3 इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये 3 प्रॉपर्टी थी, ये आपकी हो गई हैं। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आगे सोल्व करेंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे आते हैं डिटरमिनेंट में, ये इंट्रोडक्शन था, ये सब प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो आज यहीं तक करते हैं, कल आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, थैंक यू।